इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच प्रिज्म जॉनसन सीमेंट के प्रेसिडेंट एचआर एंड कारपोरेट अफेयर रह चुके एमपी त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हम आज आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए विभिन्न ऐसे पहलुओं के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए एक कौतूहल है। तो त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? केशव जी, आपने यहाँ स्टूडियो में बुलाया और मेरे से बातचीत करने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको और विशाल खबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है फड़ारी करके, वहाँ पे जन्म हुआ है। जी। तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी? मेरी प्राइमरी शिक्षा वहीं पे गांव में रह के हुई। उसके बाद मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी मैंने सागर ज़िले में मंडी मावरा करके एक जगह है, वहाँ से हायर सेकेंडरी की। और उसके बाद हमीदिया कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मतलब आप पैदा उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, हाँ, वो पूरी मध्य प्रदेश में हुई है। हाँ, मंडी मावरा और भोपाल में। तो आपका जो एजुकेशन था वो क्या था? मैंने इंजीनियरिंग थी? नहीं, मैं बीकॉम था? समाज विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने हायर सेकेंडरी बायोलॉजी साइंस से की थी और बाद में जो है फिर मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। तो उसमें आपने क्या एमए किया, बीए? एमए किया मैंने। जी हाँ। फिर कोई कमर्शियल डिग्री भी? हाँ, मैंने बाद में जो है एक बेलिंकर इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। जी हाँ। और बाद में उसके बाद जो है IIM अहमदाबाद से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसके बाद सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम का कोर्स किया है। मैंने आप जिंदगी में जब भी मौका मिला तो मैंने पढ़ाई करते रहे? जरूर करता रहा। पढ़ाई के समय आपने ऐसा क्या टारगेट लिया कि हमें जीवन में क्या बनना है, कहाँ जाना है? कुछ ऐसा आदमी जैसे जीवन में कुछ टारगेट फिक्स करता है आदमी विद्यार्थी जीवन में कि हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बनना है। तो जो विद्यार्थी जीवन में आपके जो टारगेट रहे, वो टारगेट आपने स्वयं डिसाइड किए कि आपके अभिभावकों ने आपको टारगेट दिए? वो जो टारगेट था वो क्या था और कैसे आपने उसको अचीव किया? एक्चुअली मैं एक संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे जो पितामह थे जी, दादाजी जी, वो एक बहुत बड़े मतलब किसान और जमींदार थे जी। तो उनका एक उद्देश्य था, वो समाज के लिए बहुत मतलब कुछ करना चाहते थे। तो उनका उद्देश्य था कि मैं डॉक्टरी करके और मतलब वहीं अपने गांव में जो एक अस्पताल ऐसा खोलूं। वो 200 एकड़ ज़मीन उसके लिए देने वाले थे कि हम 200 एकड़ ज़मीन आपको देंगे, तो उसमें एक आश्रम आप बनाइए और उसमें दादा दादी में रह के जो समाज जिनको बच्चों को बुजुर्गों को त्याग देता है उनको वहाँ रख के उनकी सेवा करें। वो मूल उद्देश्य लेके इसीलिए मैंने बायोलॉजी ग्रुप लिया था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, चूँकि मैं जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ वो डकैतों से प्रभावित क्षेत्र था। तो जिस समय पे मैंने हायर सेकेंडरी कंप्लीट की थी और मैं मतलब आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा था, उसी समय हमारे घर में डकैती पड़ी और उसमें मेरे पितामह की हत्या हो गई थी। तो फिर हमारा पूरा बदल गया, जो टारगेट था वो पूरा चेंज हो गया। तो फिर उसके बाद फिर जो है मैंने चूँकि उस समय परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मुझे नौकरी करना ज़रूरी था, छोटे भाई बहन सब पढ़ रहे थे। तो मैंने फिर जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके स्टेट बैंक से नौकरी की शुरुआत की और बाद में
मतलब बोलते हैं ना, अर्निंग और लर्निंग साथ में करते रहे। मतलब पहला जॉब जो था आपके जीवन का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस पोस्ट पे आप? मैं स्टेनोग्राफर के पद पे मैं नियुक्त हुआ था। तो कितने साल आपने स्टेट बैंक का? सिर्फ 1 साल काम किया, उसके बाद मैं फिर प्राइवेट सेक्टर में आ गया था। प्राइवेट सेक्टर में पहला जॉब कहाँ? मैंने सीजे जिलेटिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड मंडीदीप में मैंने शुरुआत की और 5 साल वहाँ था। उसके बाद वहाँ और दूसरी इंडस्ट्रीज में मंडीदीप में काम किया। उसके बाद फिर इटर्निटी एवरेस्ट जो एसी सीट्स बनाती है उसमें काम किया, कैमूर और बामनिया में। और उसके बाद मैंने HR जॉनसन 1992 में HR जॉनसन इंडिया लिमिटेड ज्वाइन कर ली थी। ये प्रिज्म उस समय पे प्रिज्म नहीं थी, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी जो जॉनसन टाइल्स बनाती है। और उस समय पे मालिक लोग पेडर्स थे जी, जो पारसी हैं, पेडर फैमिली, तो वो मालिक थे। 1993 में राजन रहेजा ग्रुप ने उसको खरीद लिया, तो फिर मैं बाद में इनका कर्मचारी बन गया था। और फिर उसके बाद 1993 से इनके साथ में 2011 तक टाइल डिवीज़न में था। उसके बाद फिर जॉनसन टाइल्स छोड़ के मैं रिलायंस इंडस्ट्री में गया, मुकेश अंबानी ग्रुप में। और उसके बाद फिर 2014 में प्रिज्म सीमेंट में आ गया। आप अपने जीवन में आदर्श किसे मानते हैं? मैं अपने जीवन में अपने पितामह और दूसरे विनोबा भावे साहब को, जो संत विनोबा भावे थे, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। उन्हीं से आप प्रभावित रहे। आपके जीवन में सबसे सुखद पल कौन सा था? मतलब एक ऐसा होता है ना कि जीवन में सुखद पल तो हर आदमी के जीवन में, माने जो संपन्न है, काबिल है, सुखद पल तो हमेशा रहते हैं। लेकिन एक जीवन में एक ऐसा सुखद पल होता है जो माने हमारे आंखों के सामने हमेशा तैरता रहता है, नाचता रहता है कि ये हमारे जीवन का सबसे सुखद पल था। तो आप ऐसा कौन सा पल मानते हैं कि? उसमें दो इस तरह के जो पल आए हैं। एक तो मेरी जो नौकरी की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय आवश्यकता भी थी, और जिस वस्तु की आवश्यकता आपको हो और वो मिल जाए तो वो एक बहुत सुखद पल होता है। दूसरा, जब मेरा मतलब शादी के लिए संबंध तय हो गया, तो वो हमारे क्षेत्र का बहुत प्रतिष्ठित और मतलब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित परिवार था। वहाँ पर मेरा संबंध तय हो गया, तो वो एक सुखद पल था। जीवन में जब कोई व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है और किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहती, लेकिन फिर भी जब वो जीवन में अपने जीवन के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि यार ये चीज़ हमारी रह गई। तो ऐसी किसी चीज़ का अफसोस आपको आपके जीवन में कि यार ये चीज़ रह गई, अगर ये हो जाती तो और अच्छा होता? एक्चुअली जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है वो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, तो वो हमेशा एक मेरे मन में एक विचार चलता रहता है कि उस क्षेत्र के लोगों को, वहाँ के समाज के लिए कुछ मतलब मुझे करना चाहिए जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। और अगर ईश्वर की कृपा रही और मैं सक्षम रहा तो ज़रूर उसके लिए मैं काम करूँगा। अच्छा, जीवन में ऐसी कोई घटना जो भूलती नहीं? ऐसी तो बहुत सी घटनाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, लेकिन फिर भी एक ऐसी घटना होती है, वो चाहे वो दुखद हो या सुखद हो, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि वो अविस्मरणीय घटना थी। जब भी कोई ऐसे हालात परिस्थितियां बनते हैं तो वो चीज़ आंखों के सामने आ जाती है। मैं पहले की तो मतलब मुझे अभी वर्तमान में याद नहीं आ रही, लेकिन अभी की एक घटना जो है वो दुखद घटना ही बोल सकते हैं। वो घटी थी, वो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। और उस स्थान से जब मैं निकल के जाता हूँ तो वो मुझे याद आ जाता है। वो घटना ऐसी थी कि मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन हो गया तो मैंने एक पर्सनल ड्राइवर रखा था। वो कंदेला का जो है बघेल परिवार से वो ड्राइवर था, और 8 साल वो मेरा ड्राइवर रहा। और उसको मैंने परिवार के सदस्य की तरह हर सुख दुख में उसको जो है साथ दिया, और जो भी मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह देखभाल किया। उसके बच्चे ने मेरी गाड़ी पे हमला किया और मेरा कांच तोड़ दिया, और मतलब उससे मुझे भी चोट लग गई थी। वो मुझे मतलब अंतरात्मा ने झकझोर दिया कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उस परिवार का लड़का ऐसा मेरे साथ कर सकता है तो मतलब शायद किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और मतलब जीवन में किसी की बने फिर कुछ बचता नहीं है। मतलब जो है जिस परिवार का उदर पोषण हमने 8 साल किया, उसी परिवार का लड़का मेरे ऊपर हमला करता है,
ये घटना जो है मेरे लिए दुखद और अविस्मरणीय है। जिंदगी में जब आप बहुत कुछ कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक जिंदगी का एक ऐसा दोस्त भी होता है जो हमेशा याद आता है। तो ऐसा कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में जो माने सुख के पल भी और दुख के पल भी, या जब भी आप खाली होते हैं तो वो व्यक्ति या वो चेहरा आंखों के सामने आ जाता है? तो ऐसे मतलब काफ़ी मित्र हैं हमारे, लेकिन उसमें 2 मित्रों का मैं नाम से उल्लेख करना चाहूँगा, और वो मतलब मित्र ही नहीं, वो हमारे भाई हैं ऐसा मान के चलिए। एक हैं मंडी मावरा में रघुराज सिंह ठाकुर, और दूसरे इंदौर में त्रिलोचन सिंह खनूजा। ये 2 ऐसे हैं। रघुराज सिंह जी तो हमारे सहपाठी भी रहे हैं, और वो मतलब दोनों परिवारों में, मतलब मैं उनके भाइयों में एक भाई हूँ, ऐसा मतलब जो है मित्रता उस तरह की है। रघुराज सिंह जी के भी और मतलब त्रिलोचन के भी, मतलब उनके परिवार ने हमको परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी है, और हर सुख दुख के हर निर्णय में वो हमको शामिल करते हैं। तो पाठी जी, जिंदगी में हर आदमी को कभी न कभी किसी न किसी से प्रेम होता है। जिंदगी में आपके जीवन में आपके भी ऐसा कोई क्षण आया जब आपको किसी से प्रेम हुआ? हाँ, जरूर आया था। मैं जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करता था जी, तो हमारे ही साथ में एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लड़की थी जी। मैं चूंकि नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, तो उससे प्रेम हुआ था, लेकिन सिर्फ इसीलिए वो शादी नहीं कर पाए क्योंकि चूंकि मैं उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार से और वो दक्षिण भारतीय, और मेरी इतनी मतलब हिम्मत नहीं मैं कर पाया कि अपने परिवार वालों के साथ में वो प्रस्ताव लेके मैं जा सकूं। और उस लड़की का कहना ये था कि जब तक आपके माता पिता मतलब इससे सहमत नहीं होंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। आप प्रिज्म सीमेंट में HR हेड रहे। बड़े औद्योगिक घरानों में काम करते हुए कई बार परेशानियां भी आती हैं, तो ऐसी कोई परेशानी आई जिसको आपने हैंडल किया तो एक सुखद अनुभूति भी हुई, लेकिन एक अंदर से घबराहट भी हुई कि यार ये किस तरीके की परेशानी है? देखिए, मैं जब यहाँ पे 2014 में जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे मतलब जो माइंस ऑपरेशन के लिए ज़मीन तो थी, लेकिन हम उस पर माइंस ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तो प्रारंभ में मुझे मिनरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने उपाध्यक्ष मिनरल रिसोर्स मैनेजमेंट के पद पर मुझे लाया गया था। तो सबसे पहले मेरा फोकस वो ही था कि हम किस तरह से जो है एक मतलब इन कठिनाइयों को दूर करके कंपनी के लिए रॉ मटेरियल जो हमारा लाइमस्टोन है उसको ये करें। तो ईश्वर की कृपा से और बाकी सबके सहयोग से 6 महीने के अंदर हमने काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट अचीवमेंट किया था, और स्मूथ ऑपरेशन ये चलने लगा। जब औद्योगिक घरानों में कई बार क्या होता है, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक दबाव भी ऐसे आते हैं जो वाकई में वो करना उचित नहीं होता, लेकिन कई बार करने पड़ते हैं। तो क्या जीवन में आपको ऐसे भी राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव झेलने पड़े? वो तो हर औद्योगिक घराने में हर जगह वैसे आते हैं, लेकिन मतलब मैंने उसको अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखा कि ये हम नहीं कर पाएंगे और ये करना उचित भी नहीं है और मैं नहीं करूँगा। और केशव जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे अनुचित लगता है वो मैं नहीं करता हूं, क्योंकि उनको नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक उनको जाके समझा देता था कि साहब ये हम नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि भले ही वो उस समय मतलब तात्कालिक रूप में नाराज हुए हों, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, और फिर बाद में उन्होंने इस तरह का कोई दबाव नहीं डाला। तमाम औद्योगिक घरानों में काम करते हुए प्रिज्म सीमेंट में आए, तो जो सतना ज़िले में आपने इतने वर्षों तक काम किया, क्या लगा कि सतना ज़िले के लोग कैसे हैं? देखिए, मतलब सिर्फ सतना जिले की बात नहीं है, मैं 4-5 राज्यों में काम कर चुका हूं, तो मतलब सब जगह सब तरह के लोग मिलते हैं। समाज है, उसमें काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो मतलब उतने सकारात्मक नहीं होते हैं। तो दोनों समाज में दोनों तरह के और सब जगह ऐसे ही रहते हैं। तो ये है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे एक मैंने विशेषता जो देखी है कि यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को आपसे कार्य है
तो वो आपको इतना ज़्यादा आपकी तारीफ करके, आपकी बढ़ाई करके आपको प्रसन्न कर लेगा, और अगर आपने उसको निराश कर दिया तो फिर वो आपका विरोधी बन जाता है। ये गुण यहाँ के ये विशेषता है। आप चूंकि HR हेड रहे, कारपोरेट अफेयर हेड रहे, तो आप आने वाली पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी हैं जो आज की तारीख में पढ़ लिख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप मतलब जिस फील्ड में भी आपको जाना है, तो जो समय है, एक तो आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, और विशेषकर जो अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई जाना चाहता है तो उसमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ जो है, आपको नंबर वन होना चाहिए। मतलब आज के समय में जो मतलब ये कंपटीशन का जो समय है, प्रतियोगिता, हाँ, जो दौर है, उसमें जो है नंबर 2 नंबर 3 के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। तो आप जो भी करें वो नंबर 1 करें, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर जैसे आप कोई छोटा बिजनेस भी करें तो ऐसा करें कि मतलब आपका ही नाम चर्चा में रहे। मैं मतलब 2-3 उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जब मैं भोपाल में था तो एक चाट का ठेला लगाता था एक आदमी, तो मतलब उसके यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी कि उसका सामान खत्म हो जाता था लेकिन ग्राहक कम नहीं होते थे। तो धंधा बहुत छोटा है लेकिन नंबर 1 था। इसी तरह से जब मैं पनवेल में था तो वहाँ पे एक बड़ा पाव वाला था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो हाथ ठेला पे बड़ा पाव बनाता था, लेकिन 10 लोग उसको स्टाफ में रखना पड़े थे कि एक बना के तलता था, दूसरा सर्व करता था, तीसरा कूपन देता था। मतलब इस तरह से 10 लोगों को उस ठेला वाले ने रोजगार दिया था, और उसके यहाँ पे भी शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भयंकर भीड़ रहती थी। तो आज के समय पे आपको नंबर 1 होना जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं। तो त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विशाल खबर के लिए समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ ऐसी वास्तविकताओं से अवगत कराया जिन वास्तविकताओं से वो अनभिज्ञ थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, और मैं आभारी हूँ विशाल खबर का और आपका, और आपके जो दर्शक हैं उनके लिए मैं उनके स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ। आपने यहाँ पे बुलाया और मेरे से चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।